18 अक्टूबर 1965 का दिन, जब अमेरिकन इंटेलिजेंस एजेंसी CIA चाइना की न्यूक्लियर एक्टिविटी पर नज़र रखने के लिए उत्तराखंड के नंदा देवी पर्वत पर रिमोट सेंसिंग डिवाइस को रखने के लिए जाती है। जैसे ही CIA की टीम नंदा देवी बेस कैंप 4 पर पहुंचती है तो अचानक नंदा देवी पर्वत में बर्फीला तूफान आ जाता है और ये टीम घबराहट में अपने रिमोट सेंसिंग डिवाइस को वहीं छोड़कर नीचे की तरफ आ जाती है। जब तूफान थम जाता है और सारी चीज़ें नॉर्मल हो जाती है तो CIA की टीम दोबारा बेस कैंप 4 में पहुंचती है और आश्चर्य में पड़ जाती है क्योंकि उनका रिमोट सेंसिंग डिवाइस कहीं गायब हो गया था। CIA टीम के साथ साथ इंडियन गवर्नमेंट इस डिवाइस को ढूंढने के लिए कंटिन्यूस 3 साल लगाती है, लेकिन फिर भी इस डिवाइस का कहीं कोई नामो निशान नहीं मिलता है और ये आज तक नंदा देवी न्यूक्लियर मिस्ट्री बनकर रह जाती है। 16 अक्टूबर 1964 की बात है, जब चाइना ने अपना पहला न्यूक्लियर वेपन टेस्ट किया। ये टेस्ट इतना खतरनाक था कि चाइना अब खुद परमाणु बम कहलाने वाला देश बन गया था। चाइना के इस न्यूक्लियर टेस्ट की भनक अमेरिका के एक फेमस फोटोग्राफर बैरी विसप को पता चल गई थी। बैरी विसप नेशनल जियोग्राफी चैनल के एक फेमस फोटोग्राफर थे। उस टाइम अमेरिका के वॉशिंगटन DC में कॉकटेल पार्टी चल रही थी। तभी बैरी विसप US एयरफोर्स के चीफ कर्टिस लेमे को बताते हैं कि चाइना ने न्यूक्लियर टेस्ट कर लिया है जिससे कोल्ड वार में उसकी पकड़ बन सकती है। तब कर्टिस लेमे इंटेलिजेंस ब्यूरो CAI को ये बातें बताता है कि चाइना ने अपना फर्स्ट न्यूक्लियर टेस्ट सक्सेसफुली कर लिया है और अब हमें चाइना पर नज़र रखनी पड़ेगी। अमेरिकन सीक्रेट एजेंसी ASA और CIA साथ में बैठकर एक मीटिंग करते हैं और फाइनली इंडिया से हेल्प मांगने की सोचते हैं। उस टाइम अमेरिका को इंडिया से हेल्प की ज़रूरत इसलिए पड़ती है क्योंकि उस ज़माने में अमेरिका के सैटेलाइट इतने पावरफुल नहीं थे कि वो चाइना की एटॉमिक चीज़ों पर नज़र रख सके। इसलिए उन्हें इंडिया की ऐसी जगह चाहिए थी जिससे वो चाइना की न्यूक्लियर एक्टिविटी पर नज़र रख सके और अमेरिका को इंडिया से आसानी से हेल्प मिल जाती है क्योंकि 1962 में इंडो चाइना वार पर जब चाइना ने इंडिया को हराकर दुश्मनी दिखाई थी तो अमेरिका समझ चुका था कि इंडिया और चाइना के रिश्तों में अब हमेशा दरार रहेगी। हालांकि अमेरिका और पाकिस्तान के रिश्ते उस समय काफ़ी अच्छे थे, लेकिन फिर भी अमेरिका इसलिए पाकिस्तान पर भरोसा नहीं कर पाया क्योंकि पाकिस्तान उस टाइम भी दोगलापंती करता था क्योंकि एक तरफ वो चाइना का भी दोस्त था और वहीं दूसरी तरफ अमेरिका का भी। इसलिए अमेरिका इंडो चाइना वॉर की वजह से इंडिया पर भरोसा करके भारत की खुफिया ब्यूरो IB से हेल्प मांगता है और उत्तराखंड के नंदा देवी पर्वत को चुनता है। अमेरिका की CIA इंटेलिजेंस की टीम उत्तराखंड के नंदा देवी पर्वत को इसलिए चुनती है क्योंकि नंदा देवी पर्वत उत्तराखंड का सबसे ऊंचा पर्वत है जिसकी हाइट 25,646 फीट है और ये ऊंचाई इतनी ज़्यादा थी जहां वे अपनी रिमोट सेंसिंग डिवाइस नंदा देवी पर्वत के टॉप पर रखकर चाइना की न्यूक्लियर एक्टिविटी पर नज़र रख सकते थे। और इंटरेस्टिंग बात यह भी है कि जहां पर नंदा देवी पर्वत है वहां से सीधे 1636 किलोमीटर चाइना का वही सिंगजांग एरिया पड़ता है जहां पर उसने न्यूक्लियर वेपन टेस्ट किया था। इसलिए अमेरिका की CI टीम को नंदा देवी पर्वत सबसे बेस्ट जगह लगती है। CI के इस प्रोजेक्ट के लिए इंडियन गवर्नमेंट मनमोहन सिंह कोहली को चुनती है क्योंकि मनमोहन सिंह कोहली उस जमाने के सबसे अच्छे पर्वतारोही थे और हाल ही में उन्होंने मई 1965 में माउंट एवरेस्ट पर भी सफल अभियान किया था। अब हम CIA के उस रिमोट सेंसिंग डिवाइस के बारे में जान लेते हैं जिसको नंदा देवी के इस पीक तक पहुंचाना था जिससे वो चाइना पर नज़र रख सकते थे। इस डिवाइस का टोटल वेट 56 किलो का था और इसके एंटीने की लंबाई 8 से 10 फीट थी। वहीं इसमें 2 ट्रांसीवर सेट और सबसे खतरनाक SMP जनरेटर था जिसके अंदर 7 प्लूटोनियम कैप्सूल शामिल थे और इस जनरेटर का साइज हिरोशिमा में गिराए बम का 1/2 था। इस डिवाइस को कैरी करने के साथ साथ करीब 8 से 10 लोगों की टीम भी थी जिनमें मनमोहन कोहली के साथ साथ पोर्टर्स, शेरपास, न्यूक्लियर एक्सपर्ट, इंटेलिजेंस ऑफिसर, सिग्नल एक्सपर्ट एंड कम्युनिकेटर आदि थे। अब ये लोग उत्तराखंड के चमोली से होते हुए नंदा देवी पर्वत पर चढ़ाई करते हैं जहां इनका शुरुआती सफ़र काफ़ी अच्छा चल रहा होता है। ये लोग धीरे धीरे बेस कैंप 1, बेस कैंप 2 और बेस कैंप 3 की तरफ चढ़ाई कर रहे होते हैं। आई अंडरस्टैंड कि 56 किलो की भारी डिवाइस ऐसे बर्फीली जगह में ले जाना इनके लिए काफ़ी हार्ड रहा होगा, लेकिन एक दूसरे के सहयोग से सारी चीज़ें ठीक जा रही थी और अभी तक सब कुछ सही चल रहा था। लेकिन 2 दिनों के बाद आता है 18 अक्टूबर 1965 का दिन, जब ये जैसे ही बेस कैंप 4 से ऊपर की तरफ पहुंचते हैं तो नंदा देवी पर्वत पर अचानक मौसम खराब हो जाता है और धीरे धीरे स्नोफॉल के साथ साथ एवलांच की शुरुआत होने लगती है। मनमोहन सिंह कोहली जो इस ग्रुप के लीडर थे वो तुरंत टीम से कहते हैं कि हमें यहाँ से फ़ौरन निकलना होगा
वरना हम सभी के सभी इस एवलांच और बर्फीले तूफान में दबकर मर सकते हैं। तब वे CIA टीम के लीडर से कहते हैं कि हमें फ़िलहाल के लिए इस डिवाइस को यहीं रखना होगा और जब ये एवलांच और मौसम ठीक हो जाएगा तब जाकर हम इसको नंदा देवी पर्वत की पीक पर रख देंगे। मौसम इतना ज़्यादा ख़राब हो गया था कि दिन के समय ही रात लगने लगी थी और सभी लोग मनमोहन कोहली की बातों का सम्मान करते हैं और बेस कैंप 4 के ऊपर एक गुफा बनाते हैं और इस डिवाइस को इसके अंदर रस्सियों और 4 डंडों से बांध कर रख देते हैं और फ़ौरन बेस कैंप 4 की तरफ चल देते हैं। लेकिन मौसम इतना ज़्यादा ख़राब होने लगा था कि उन सभी को वहाँ से भी निकलकर वापस नीचे आना पड़ता है। दोस्तों, ये वीडियो आपने यहाँ तक देख ली है तो इस वीडियो में एक लाइक ज़रूर दीजिए, क्योंकि आपका एक लाइक हमारे लिए काफ़ी मायने रखता है। साथ ही में इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा ताकि आगे आने वाली वीडियो से आप निरंतर अपडेटेड रह सकेंगे। इस घटना को बीते हुए 6 से 7 महीने हो जाते हैं, जहां CIA टीम के साथ साथ इंडियन गवर्नमेंट इंटेलिजेंस ब्यूरो की टीम दोबारा से नंदा देवी पर्वत पर जाती है। साल था मई 1966 का, लेकिन जैसे ही वो 11 मई 1966 को उस जगह में पहुंचते हैं जहां उन्होंने अपने रिमोट सेंसिंग डिवाइस को रखा था, वो वहां से गायब था। सब हैरान हो जाते हैं कि कैसे 56 किलो का भारी भरकम डिवाइस ऐसे अचानक गायब हो सकता है। जहां पर इस डिवाइस को रस्सी और डंडों के सहारे बांधा हुआ था वो सब टूटे हुए थे और रस्सियां खुली हुई थी। इस डिवाइस को ढूंढने के लिए इंडियन गवर्नमेंट CIA को सर्चिंग ऑपरेशन की टीम देती है और इस सर्चिंग ऑपरेशन को रिकवरी ऑपरेशन नाम दिया जाता है, जिनमें 200 लोग होते हैं ताकि वो कैसे भी करके इस डिवाइस को ढूंढ निकालें। क्योंकि दोस्तों, ये डिवाइस इतना ज़्यादा खतरनाक है कि इसकी उम्र 80 से 100 साल बताई है। इसमें PU-238 मिला हुआ था, जो कि एक रेडियो एक्टिव डिवाइस है, यानी ये ब्लास्ट हो गया तो पहाड़ तो टूटेंगे ही और इससे एक बड़ी आपदा आ सकती है। और अगर इसका प्लूटोनियम फट के ऋषि गंगा या नंदा देवी पर्वत के सहायक नदियों में मिल गया तो नदियाँ तेजाब की तरह बन जाएगी और ये इतनी विषैली हो जाएंगी कि काफ़ी लोग काल के गाल में समा जाएंगे। इसीलिए इस डिवाइस को ढूंढने में इंडियन इंटेलिजेंस ब्यूरो 3 साल तक सर्चिंग ऑपरेशन लगाती है और आम नागरिकों को नंदा देवी पर्वत पर चढ़ाई के लिए मना कर देती है। मीन्स नंदा देवी पर्वत का पूरा एरिया 3 सालों के लिए कम्प्लीटली आइसोलेटेड कर दिया जाता है। 3 साल का ये सर्चिंग ऑपरेशन 20वीं शताब्दी का सबसे लंबा सर्चिंग ऑपरेशन बन जाता है। लेकिन इतना डीपली सर्च करने के बाद भी ये रिमोट सेंसिंग डिवाइस किसी को नहीं मिलता है। मिस्टर मनमोहन सिंह कोहली बताते हैं कि जब इंडियन गवर्नमेंट अपने सर्चिंग ऑपरेशन में बिजी थी तब हमने न्यू रिमोट सेंसिंग डिवाइस को इंस्टॉल करने के लिए नंदा देवी पर्वत के ठीक बगल में स्थित नंदाकोट पर्वत को चुना और फर्स्ट अटेम्प्ट में ही कुछ नए पर्वतारोहियों, जिनमें सोनम व्यांगल, SCS रावत और GS भांगू की मदद से कंप्लीट किया। ये 1967 की फ़ोटो आप देख सकते हैं, जहां अमेरिकन लोगों की डिवाइस को इंस्टॉल किया जा रहा है और उसके ठीक सामने नंदा देवी पर्वत है। चलो, जैसे तैसे इंडियन इंटेलिजेंस ब्यूरो ने अमेरिकन CIA की ये हेल्प तो कर दी थी, लेकिन अब सवाल आता है कि अचानक से वो डिवाइस कहाँ गायब हुआ। इसके बारे में 3 थ्योरी सामने आती है, जिसमें पहली थ्योरी ये बताती है कि चाइनीज़ों को इसकी भनक लग गई थी और वो नंदा देवी पर्वत में पहुंचकर इस डिवाइस को चोरी करके ले गए थे। लेकिन ये थ्योरी फेल हो जाती है क्योंकि नंदा देवी पर्वत पर आप उत्तराखंड से ही जा सकते हैं और चारों तरफ से इंडियन बॉर्डर है, जहाँ कोई भी घुसपैठिया ईजिली नहीं आ सकता है। दूसरी थ्योरी एलियन पर दी जाती है। कुछ लोग बताते हैं कि नंदा देवी पर्वत में एलियन एक्टिविटी को लोग देखने का दावा करते हैं, जिसमें कहा यह गया कि एलियन ये डिवाइस उठाकर ले गए क्योंकि वो नहीं चाहते हैं कि कोई भी प्लूटोनियम का ऐसे यूज करे। तीसरी थ्योरी लोगों की धार्मिक आस्था पर है, जिसमें लोग ये बताते हैं कि नंदा देवी पर्वत हिंदुओं के लिए काफ़ी पूजनीय है क्योंकि यहाँ माँ नंदा सुनंदा के साथ साथ माता पार्वती का स्थान है और वो नहीं चाहते हैं कि इंसानी चीज़ों को इस पर्वत पर यूज करें। इसलिए उन्होंने 1965 में बर्फीला तूफान किया और इस डिवाइस को हमेशा के लिए बर्फ़ के कई किलोमीटर नीचे दबा दिया। वैसे चाहे थ्योरी कुछ भी हो, लेकिन भगवान जाने कि आज ये डिवाइस पता नहीं कहाँ दबा हुआ है और कहाँ पड़ा हुआ है, क्योंकि 3 सालों के कड़े सर्चिंग ऑपरेशन के बावजूद भी यह आज तक नहीं मिला है। नंदा देवी पर्वत बहुत विशाल और कई किलोमीटर तक फैला है और एक छोटी सी चीज़ को ढूंढ निकालना वास्तव में काफ़ी चुनौतीपूर्ण है। आज इस डिवाइस को खोए हुए 60 साल से ज़्यादा हो गए हैं, लेकिन डर अभी तक है क्योंकि ये डिवाइस 80 साल से लेकर 100 सालों तक एक्टिव रहता है। मतलब इस डिवाइस के अंदर का परमाणु और प्लूटोनियम अभी और 20 से 40 साल तक एक्टिव रहेगा, जो कि सुनने में काफ़ी डरावना लगता है। शायद आपको पता हो या ना हो, लेकिन चमोली आपदा में नंदा देवी पर्वत के इलाकों में बहुत बड़ी बाढ़ आई थी। 7 फरवरी 2021 को बाढ़ शुरू हुई, जिनमें कुल 83 लोगों की मौत हुई
और 121 लोग लापता हो गए। वैज्ञानिकों का मानना है कि बाढ़ का कारण ग्लेशियर का टूटा हुआ टुकड़ा था और ये वही परमाणु उपकरण का विस्फोट था जो आपदा का कारण बना। इसके अलावा नंदा देवी क्षेत्र में पिछले कुछ दशकों में गंभीर जलवायु परिवर्तन देखने को मिल रहे हैं, जिसका जिम्मेदार इसी परमाणु उपकरण को ठहराया जा रहा है। इसलिए उत्तराखंड के टूरिज्म मिनिस्टर सतपाल महाराज जी ने भी इस डिवाइस को चिंता का विषय बताया है, जहां आज भी इस रिमोट सेंसिंग डिवाइस को फिर से ढूंढने के लिए इंडियन गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करी जा रही है। वैसे इस सब्जेक्ट पर मनमोहन सिंह कोहली जी, जो इस वक्त टीम के लीडर थे, उनके भी नरेंद्र मोदी जी के साथ कई बार मीटिंग हुई है। अब देखते हैं कि फ्यूचर में इंडियन गवर्नमेंट इस नंदा देवी न्यूक्लियर मिस्ट्री पर क्या एक्शन लेती है। तो दोस्तों, आपकी क्या राय है कि इस डिवाइस की वजह से उत्तराखंड के हिमालयन एरिया में प्रॉब्लम आ रही है, और यदि हाँ तो क्या हमें इसके डीएक्टिवेट होने का वेट करना पड़ेगा या हम इसका जल्दी ही कोई सॉल्यूशन निकाल लेंगे? प्लीज़ अपने कमेंट में ज़रूर बताएं और साथ ही में नैनीताल मीडिया यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आगे आने वाली वीडियो से आप निरंतर अपडेटेड रह सकेंगे। मैं हूं आपका दोस्त संदीप, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।